स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐसा क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास 10th से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में, प्रकाश क्या है? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जैसा आपने डेफिनेशन में देखा, एक ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करने का अर्थ है एक्टिव कर देता है। और प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हमारे आसपास प्रकाश ना हो, जैसे कि मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं और आप अगर लाइट बंद कर देते हैं तो प्रकाश नहीं होगा और ऐसी स्थिति में आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में ही गमन करता है। इसको देखिए, इस चित्र के हेल्प से देखते हैं। इसमें एक मोमबत्ती जल रही है और इस मोमबत्ती के सामने है एक पाइप। इसमें एक पाइप सीधा है ये चित्र में, और बी वाले चित्र में यही पाइप थोड़ा सा घुमावदार है, टेढ़ा है, तिरछा है। अगर हम इस पाइप के द्वारा इस मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करेंगे तो हम इस लौ को देख पाएंगे, लेकिन अगर हम इस मुड़े हुए पाइप के द्वारा इस मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करेंगे तो हम इस मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाएंगे। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में ही गमन करता है। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश इस पाइप से होता हुआ सीधी रेखा में गमन करेगा और यहाँ पर हमारी आँख होगी और उसके द्वारा हम इस प्रकाश को देख पाएंगे, इस मोमबत्ती की जलती हुई लौ को देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिखें तो 3 गुणा 10⁸ को हम लिख सकते हैं 8 जीरो लगाकर, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना हो गया। तो ये इतना मीटर है, यानी कि 30 करोड़ मीटर। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा सिर्फ 5 जीरो और ये हो जाएगा किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति सेकंड में। इसका अर्थ क्या है? इकाई, दहाई, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है वायु में। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आप बचपन में भी इस एक्टिविटी को करते होंगे एंजॉयमेंट के लिए। प्रकाश के परावर्तन में देखते हैं, एक मिरर होता है जिसमें आप और हम सभी लोग सुबह चेहरा देखते हैं, अपना मिरर होता है, और इस मिरर की हेल्प से हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ऊर्जा स्रोत से निकल कर किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखते हैं आगे से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जब भी कोई प्रकाश किरण
यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, पहले एक ये प्रकाश किरण है किसी ऊर्जा स्रोत से, ऊर्जा स्रोत यानी कि वो प्रकाश की किरण किस स्रोत से आ रही है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये स्रोत टॉर्च है, इस टॉर्च से ये प्रकाश की किरण आ रही है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ऊर्जा स्रोत से निकल कर किसी चमकदार सतह से टकराती है, देखिए निकल करके आई और निकल करके आने के बाद ये एक चमकदार सतह से टकराई। ये सतह जो आप देख पा रहे हैं ये एक चमकदार सतह है जो कि एक मिरर है, दर्पण है एक, और इस दर्पण से आकर के प्रकाश की किरण टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखिए यहाँ से टकराई, वायु से आकर के मिरर पर आकर टकराई और टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जो ये घटना आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराना और टकरा करके वापस लौट जाना उसी माध्यम में। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आप कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप जो ये किरण देख पा रहे हैं जो कि चमकदार सतह की ओर आ रही है, इस किरण को हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं और हिंदी में इसी किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। फिर टकराने के बाद ये जिस भी पॉइंट पर, इस सतह पर जिस भी पॉइंट पर टकरा रही है, ये पॉइंट का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर टकराने के बाद ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। और लौटने वाली किरण का नाम क्या होता है? लौटने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। आगे देखते हैं, आपतन बिंदु पर अगर हम इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब, जो कि इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का यानी कि समकोण बनाता है। तो ये सारी हमने चीजें सीखनी जो कि हमें हेल्प करने वाली हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हमें देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को देखते हैं। तो इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम दिए गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के इसमें कुल 2 नियम दिए गए हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 देखिए क्या है? परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि परावर्तन कोण क्या है और आपतन कोण क्या है। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है ये कोण कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और इसी के साथ देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। तो इसको देखिए, ये वाला है आपतन कोण और ये वाला है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम अंग्रेजी के आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को हम अंग्रेजी के छोटे आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये कोण 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 का होगा। यानी कि कोण I बराबर कोण R। ये हो गया पहला नियम। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या है? आपतित किरण। यहाँ देखिए हमें 3 इसमें चित्र में 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। पहली लाइन कौन सी है? आपतित किरण। दूसरी लाइन कौन सी है? अभिलंब। और ये कहाँ पर है?
इस बिंदु पर, और इस बिंदु का नाम हमने अभी बताया था, और इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। क्या नाम है इस बिंदु का? आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है। और तीसरी लाइन कौन सी है? परावर्तित किरण। तो एक एक करके तीनों को फिर से देखते हैं। पहले नंबर पर आपतित किरण, ये वाली। दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है? दूसरे नंबर पर है परावर्तित किरण। दूसरे नंबर पर है परावर्तित किरण, यानी कि ये वाली किरण। तीसरे नंबर पर क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु है और इस आपतन बिंदु पर ये क्या है? अभिलंब है। और देख सकते हैं आगे क्या लिखा है? सभी एक समतल में होते हैं। देखिए ये तीनों जो किरणें हैं, दो किरणें और एक अभिलंब जो है, सारे के सारे एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के बाद हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। आगे देखते हैं। आगे हैं दर्पणों के प्रकार। अगला हमारा टॉपिक है दर्पण। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण देखिए, दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हम सिर्फ इन शब्दों के आधार पर ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। देखिए समतल दर्पण आप चित्र में देख सकते हैं, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम रोज सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं, जिसका तल पूरी की पूरी तरीके से समान होता है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है चम्मच। घर में जो खाना खाने में इस्तेमाल की जाने वाली चम्मच है, तो गोलीय दर्पण का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। और इन दोनों की डेफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम याद रखेंगे दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो हम रोज सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं। गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को आप चित्र में देखिए किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं, जिसमें एक तरफ पॉलिश होती है, और उत्तल दर्पण ये वाला चित्र है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए और डेफिनेशंस को हम आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बिंब तथा प्रतिबिंब। जब भी हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीज़ें हो जाती हैं, और दोनों चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, बिंब तथा प्रतिबिंब। बिंब क्या होता है? बिंब की डेफिनेशन देखते हैं। बिंब अर्थात वस्तु। बिंब का सीधा सीधा अर्थ किससे है? बिंब का सीधा सीधा अर्थ किसी न किसी वस्तु से है, जो दर्पण के सामने रखी होती है, जो दर्पण के सामने हो। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक दर्पण के सामने खड़ा है, तो ये व्यक्ति ही बिंब कहलाएगा, या फिर कोई अन्य वस्तु हो सकती है। प्रतिबिंब देखते हैं क्या है? दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिरूप या छाया को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये व्यक्ति जो दर्पण के ठीक सामने खड़ा है, इसका एक प्रतिरूप सेम टू सेम दिखने वाला एक प्रतिरूप बन रहा है वो दर्पण के पीछे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी कि उसी बिंब की छाया को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब देखिए कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर कौन सा प्रतिबिंब आता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो दो प्रकार के हैं, इन दोनों ही प्रकारों में एक एक करके अंतर करते हैं कि दोनों प्रकारों में अंतर क्या है। पहला जो हमने देखा वास्तविक प्रतिबिंब,
उसके बारे में जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का ये पहला गुण हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जितने भी प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब होंगे उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकेगा। जिस प्रकार से प्रोजेक्टर की स्क्रीन से किसी भी पर्दे पर कोई फिल्म दिखाई जाती है तो वो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब वो हैं जो किसी पर्दे पर प्राप्त किए जा सके। तीसरे नंबर पर देखिए पॉइंट क्या है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में आती है। यानी कि जब हम इन चित्रों को बनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि प्रकाश किरणें वास्तव में आती हैं और वास्तव में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। आगे हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझना आएगा। इधर देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के अंदर दूसरा प्रकार है। इसका पहला पॉइंट क्या है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, जो हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, इसका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा का सीधा बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। दूसरा देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं जब अपने आप को, तो वो किसी पर्दे पर नहीं बनता है प्रतिबिंब, वो दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि इसमें किरणें वास्तव में एक दूसरे से नहीं टकराती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मुख्य अंतर है। इसके आगे अगले टॉपिक को देखते हैं। इसके आगे टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है। इसके अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो देखिए, अभी हमने कुछ समय पहले दर्पण के प्रकार पढ़े थे। दर्पणों के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार था वो था समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं और उनका गुण क्या होता है। यह सीधा तथा आभासी होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, सीधे होंगे और आभासी होंगे। यानी कि वो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं है, वो आभासी है। ऐसा में आभास हो जाएगा दर्पण के पीछे कोई है, लेकिन वो वास्तव में नहीं। तो ऐसे प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे इस इमेज में देखिए आप, एक सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जितना साइज इस व्यक्ति का होगा उतना ही साइज दर्पण में खड़े हुए व्यक्ति का होगा। तो इस पॉइंट में क्या है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है इस लेवल में, अगर हम दूरी नापेंगे यहाँ से इस व्यक्ति तक की, तो ये वस्तु इस दर्पण से जितनी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है। ये दूरी हमेशा बराबर रहती है। ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का एक गुण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह है पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्श्व परिवर्तित क्या चीज होती है, पार्श्व परिवर्तित का अर्थ है कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं, हम अपना दायां हाथ ऊपर करते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपना बायां हाथ ऊपर करता है। तो इसी को ही हम पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, इस बिंब का जो राइट हैंड है, इस बिंब का जो राइट हैंड है वो इस प्रतिबिंब का हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया कि हमारा यानी कि एक असली वस्तु का राइट हैंड है और जो इमेज बन रही है यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है उसका लेफ्ट हैंड है। तो यह पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। ये अगला पॉइंट हो
पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस पर सामने जो अक्षर लिखे होते हैं ये उल्टे लिखे होते हैं। देख सकते हैं आप, ए किस प्रकार से बना है, एम किस प्रकार से है, बी यू एल ए एन सी ई किस प्रकार से बने हैं। ऐसे क्यों बने होते हैं? ऐसे बने होने का कारण है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन इसका मीन्स देखिए, जब रास्ते में एम्बुलेंस किसी भी इमरजेंसी केस के लिए जा रही होती है तो आगे वाली गाड़ियों को जब शीशे में देखना पड़ता है, साइड वाले मिरर में देखना पड़ता है, तो मिरर में देखने पर यही अक्षर बिल्कुल सीधे दिखाई देने लगते हैं। इसी पार्श्व परावर्तन के कारण, जो कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का एक मुख्य गुण होता है, और इसी वजह से एम्बुलेंस के अक्षर हमेशा ही उल्टे लिखे जाते हैं कुछ इस प्रकार से। और जब हम किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में देखते हैं तो हमें फिर एम्बुलेंस कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था, दर्पण के दो प्रकार, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो पहला समतल दर्पण के बारे में हमने सारी चीजें देखी, और अब आ रही है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। परिभाषाओं को उनके चित्रों के साथ समझेंगे। जैसे देखिए, पहला है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, इस चित्र से आप समझ सकते हैं। ये चित्र आप देखिए इतना, तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें पॉलिश होती है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलाकार शेप में होता है। ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वापस आते हैं अपनी पिछली परिभाषा पर, और पिछली परिभाषा को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रत होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसको आप शब्द से समझिए। शब्द में क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण। इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला अव और दूसरा तल। यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसका तल अव का अर्थ दबा हुआ होना, दबा हुआ होना, ये अव का अर्थ होता है। तो अवतल दर्पण का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हुआ हो, अंदर की तरफ दबा हुआ हो, एक गड्ढा जैसा दिखाई दे, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन में भी वही लिखा है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात दबा हुआ होना, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण की डेफिनेशन को। उत्तल दर्पण को भी इसी प्रकार से दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊ शब्द का अर्थ आप समझिए उभरा होना, यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसका तल उभरा हुआ हमें प्रतीत होता है, उभरा हुआ महसूस होता है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर मिसटाइप है, यहाँ पर आएगा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी कि अवतल में क्या था? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। उत्तल दर्पण में क्या है? परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। और इसमें हमने बताया एक ऐसा दर्पण जो कि दबा हुआ हो, और ये ऐसा दर्पण जो उभरा हो। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव को। ध्रुव देखने से पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को उनके चित्रों के साथ समझ लेते हैं।
पर आते हैं। गोलीय दर्पण हमने देखा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमें देखना है। इस पृष्ठ को देखिए, इसमें पीछे की तरफ पॉलिश और आगे का जो पृष्ठ है जो कि परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ महसूस होता है। अगर हम इसका तल खींचेंगे तो तल कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन इसका जो मुख्य तल है वो अंदर की तरफ दबा हुआ महसूस हो रहा है, एक गड्ढे की तरह। इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसको देखिए उत्तल दर्पण के चित्र को। इसका परावर्तक पृष्ठ कुछ इस प्रकार का है, पीछे की तरफ पॉलिश है। अब इसका अगर तल देखेंगे तो तल मुख्य यहाँ आएगा और इसका तल हमें उभरा हुआ है, लेकिन बाहर की तरफ निकला हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। मैंने आपको बताया वो शब्द का अर्थ उभरा हुआ, तो पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों को आसानी से पहचान लेना है। आगे देखते हैं, अगली डेफिनेशन है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जब हम साइड से देखते हैं तो वो या तो हमें इस प्रकार का या इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसी गोलीय दर्पण को सामने से देखते हैं तो सामने से देखने पर वो हमें पूरा का पूरा वृत्त के आकार के जैसा दिखाई देता है। तो अगर उस वृत्त को देखेंगे तो वृत्त का केंद्र लगभग यहाँ होगा और साइड से देखने पर वही वाले केंद्र इस तरीके से होंगे। अवतल दर्पण में इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और उत्तल दर्पण में यहाँ आ जाएगा। और अगर उसी दर्पण को हम सामने से देखेंगे तो वही वाला केंद्र हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ है इधर वाला, इसमें इधर वाला और इसमें ये सामने से देखने पर इसके केंद्र को, यानी कि इन परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि यही जो पॉइंट है इन दोनों में, यही पॉइंट क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। एक बार चित्र में देखते हैं ध्रुव कहाँ पर है। तो देखिए ध्रुव, ये गोलीय दर्पण और इस गोलीय दर्पण में ये जो पॉइंट आपको बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है ध्रुव। और इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच में यानी कि केंद्र बिंदु जो है वो ध्रुव कहलाता है और उसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है बिल्कुल बीचों बीच में, वो इस उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाएगा और इसे भी हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से प्रदर्शित करेंगे। तो ये ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद देखते हैं अगली डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे जो हम दर्पणों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हमें ये डेफिनेशन याद होती है आगे न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी होती है बहुत ही ज़्यादा। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, हमने देखा गोलीय दर्पण को, हमने देखा अवतल दर्पण को, हमने देखा अवतल दर्पण को, हमने देखा ध्रुव को, और अब बारी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र समझते हैं क्या है? तो वक्रता केंद्र को समझने के लिए हमें गोलीय दर्पण को फिर से एक बार समझना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण एक बड़े से गोले का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक छोटा सा भाग, यानी कि बड़े से खोखले गोले का इतना सा जो भाग होगा वही कहलाता है हमारा गोलीय दर्पण। और क्योंकि ये एक गोले का भाग है, ये जो दर्पण है ये एक बड़े से गोले का भाग है और इस बड़े से गोले का एक केंद्र होगा और इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा,
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, जो मैंने आपको अभी बताया था, एक बड़े से गोले का भाग होता है, और इस गोले का केंद्र, और जो बड़ा सा गोला होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। तो यह आपने समझ लिया। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या को देखिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि हमने जब वक्रता केंद्र को पढ़ा तो एक गोले के बारे में जिक्र किया जिसका एक दर्पण भाग होता है, तो उसी गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को देखने से पहले चित्र में एक बार वक्रता त्रिज्या के बारे में समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। तो केंद्र यहाँ पर है और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है गोले की। और इस चित्र में अगर हम देखेंगे तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। एक अन्य परिभाषा और एक आसान परिभाषा आप लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगली डेफिनेशन, और अगली डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। अगली डेफिनेशन हमारी क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देख लेते हैं क्या है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर आपको बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं और काफी इजी है, ये सबसे इजी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ ये ध्रुव है, यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये 2 पॉइंट हो गए, और इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये वाली जो रेखा होगी, जो कि C और P को मिलाने पर बन रही है, इसी रेखा को क्या कहा जाता है, इसी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। जिस प्रकार से गणित में आपने पढ़े होंगे x अक्ष, y अक्ष, उसी प्रकार से इसमें भी है एक मुख्य अक्ष जो कि C और P को मिलाने पर बनता है, जो कि दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के बाद समझते हैं अगली डेफिनेशन को, और अगली डेफिनेशन है हमारी द्वारक। देखते हैं द्वारक क्या होता है, द्वारक किसे कहते हैं। चलिए द्वारक देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मैंने आपको भी बताया कि जब किसी भी हम दर्पण को साइड से देखते हैं तो वो या तो हमें ऐसे या इस प्रकार का दिखाई देगा, अवतल दर्पण इस प्रकार से और अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। लेकिन जब हम उन्हीं दर्पणों को सामने से देखते हैं तो वो एक वृत्त के तरह दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से समझिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा ये हो जाएगी, और वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, यहाँ आप देख पा रहे हैं वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कुछ इस प्रकार का होगा, और ये वाला व्यास
इस लंबाई के बराबर होगा। तो ये व्यास दर्पण की इस लंबाई के बराबर होगा और इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो द्वारक की डेफिनेशन एक बार फिर से देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक को हम एक बार चित्र में भी देख लेते हैं। द्वारक क्या है, देखिए मान लीजिए दर्पण का जो ऊपरी बिंदु है ये है M और दर्पण का जो नीचे वाला बिंदु है ये है N। तो ये MN जो है यही कहलाएगा, MN कहलाएगा द्वारक। इसकी जो लंबाई होगी ये लंबाई क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी। अब अगले देखते हैं आगे। द्वारक के बाद हमें और क्या पढ़ना है। द्वारक के बाद दो परिभाषाएं और तीन परिभाषाएं और बची हुई हैं। तीन परिभाषाओं को और देख लेते हैं। अगली परिभाषा है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। दोनों ही दर्पणों के, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है और दोनों ही दर्पणों के मुख्य फोकस को हम अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो पहले समझते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थिर ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में देखिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, इस प्रकार से बना हुआ है और इस अवतल दर्पण का ध्रुव इस बिंदु पर है और वक्रता केंद्र इस बिंदु पर है। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, एक ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए हमारा जो मुख्य अक्ष है वो ये वाला है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कौन कौन सी किरणें आ रही हैं, एक ये किरण आ रही है, एक ये किरण आ रही है, एक ये किरण आ रही है, एक ये किरण आ रही है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, अब जैसे ही ये दर्पण से टकराएंगी और परावर्तन के नियम के अनुसार ये वापस उसी माध्यम में लौटेंगी और परावर्तन के पश्चात मिलती हैं और ये परावर्तन के बाद लौटने के बाद एक बिंदु पर मिल जाएंगे। देखिए ये वाली जब किरण लौट करके आई परावर्तन के बाद, ये वाली किरण लौट करके आई, ये वाली किरण लौट के आई, ये वाली किरण लौट के आई और सारी की सारी किरणें लौटने के पश्चात एक ही बिंदु पर मिल गई और जिस बिंदु पर मिली यही बिंदु कहलाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। समांतर किरणें गई, टकराई और लौटने के बाद एक बिंदु पर मिली मुख्य अक्ष पर और वही बिंदु कहलाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए F यहाँ पर है, P यहाँ पर है और इन दोनों ही बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी ये कहलाएगी फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और जो ये फोकस दूरी है इसे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, फोकस दूरी को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य फोकस को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। देखिए उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए दोनों ही डेफिनेशंस में यहीं पर एक मेन डिफरेंस आएगा, वहां पर मिल जाती हैं
लौटने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो किरणें अलग हैं। चारों की चारों किरणें इस चित्र में आप देख सकते हैं अलग हैं। देखते हैं आगे। देखिए, एक प्रकाश की किरण ये गई, दूसरी प्रकाश की किरण ये गई, तीसरी प्रकाश की किरण ये गई, चौथी प्रकाश की किरण इधर, पांचवी प्रकाश की किरण इधर। ये पांचों प्रकाश किरणें जब इस उत्तल दर्पण के परावर्तन पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन होगा तो ये ऊपर वाली किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये वाली किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये वाली किरण क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो उसी दिशा में वापस आएगी, ये वाली किरण इस दिशा में वापस आएगी, ये वाली किरण इस दिशा में वापस आएगी। तो आगे जाकर के सारी की सारी किरणें फैल रही हैं, आगे कहीं नहीं मिलने वाली। तो हमें ये ऐसा महसूस होता है कि ये पीछे से पॉइंट से निकल के आई सारी की सारी किरणें, ये सारी की सारी किरणें पीछे किसी न किसी एक पॉइंट से निकल करके आई, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी किरणें इस बिंदु से आती हैं, प्रतीत हो रहा है। तो यही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो देख लेते हैं कि आज हमने और क्या क्या चीजें देखनी। तो आज हमने सबसे पहले देखा था प्रकाश के बारे में। आज हमने सबसे पहले आज की वीडियो में देखा प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण क्या है, प्रकाश की चाल क्या है वायु या निर्वात में। और इसके बाद हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हमने देखी, चित्र इसका देखा। इसके बाद हमने देखा परावर्तन के नियम, कि परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियमों में हमने देखा था कि परावर्तन के दो नियम हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। ये परावर्तन के दो नियम हैं। और परावर्तन के नियमों के बाद हमने देखा दर्पणों के प्रकार। हमने देखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। उसके बाद हमने देखा बिंब तथा प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में हमने दोनों में अंतर देखे, और इन दोनों अंतरों के बाद फिर हमने देखा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या गुण होते हैं। इसके बाद हमने देखा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में ये अक्षर उल्टे क्यों लिखे जाते हैं। इसके बाद हमने देखा गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं आज हमने कंप्लीट की। आज हमने कंप्लीट की गोलीय दर्पण की परिभाषा, आज हमने कंप्लीट की अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण की परिभाषा ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। आज ये हमने सारी की सारी परिभाषाएं कंप्लीट की चित्रों के साथ। इसके बाद आज हमारा ये लेक्चर यही खत्म होता है, और इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे, कि यहाँ से आगे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ से आगे हमें गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण देखने हैं, और गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के सारे चित्र बहुत ही आसानी के साथ बनाना सीखना है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसा क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब